अभिनेता हैं जिन्होंने 1994 में द्रोह काल के साथ अपने एक्टिंग का भोकाल शुरू किया और देखिए कोरोना काल आ गया और इनका भोकाल जारी है। आज हमारे साथ हैं मनोज बाजपेयी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक में। कैसे हैं आप? थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे हैं। जी। 2000 देखिए फैमिली मैन तो आप 2006 में बन गए थे, लेकिन जो पहले पर्दे पे फैमिली मैन बने, एक सीज़न सफलतापूर्वक निकल गया, दूसरा सीज़न आ गया है। इतनी कामयाबी, इतनी हौसला अफ़ज़ाई मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा, मतलब हौसला अफ़ज़ाई होती है, तारीफ़ होती है, शो को, आपके फ़िल्म को प्यार मिलता है और इतना ऐतिहासिक प्यार जो मिल रहा है, ये अभी तक किसी ओटीटी के शो ने देखा नहीं था। वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल का है और मैं इसका हिस्सा हूँ, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए कुछ किरदार ऐसे, कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जिनको देख के रोल लिखा जाता है, लेकिन आपको देख के तो कहानियाँ लिखी जाती हैं मनोज जी। आपने अपने करियर में अभिनय से इतना साबित किया है। तो ये आपको लगता है कि म मनोज बाजपेयी को लेकर ये कहानी बनाई गई? अगर वो उसमें मनोज बाजपेयी जी ना होते तो शायद फैमिली मैन का ये ऑरा ना होता, ये ओहदा ना होता। मैं इतना ज़्यादा अपने बाप को इतना इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बहुत सारे जो ऑफ़र्स आए थे फैमिली मैन के पहले ओटीटी शोज़ के लिए, उन सबको मना कर चुका था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था उन सब कहानियों में या स्क्रिप्ट में जो जो नया हो या मैं उसपे कुछ नया कर पाऊँ। फैमिली मैन का ऑफ़र जब राज एंड टीके लेके आए थे, तो मुझे एक चीज़ लगा कि ये इसके साथ हम एक नई चीज़ कर सकते हैं। ये शो या कैरेक्टर जो है मुझे उस बात की इजाज़त देगा या छूट देगा या आज़ादी देगा कि मैं एक ऐसा ना सिर्फ़ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बारे में सच्चाई बता पाए, वहाँ उन लोगों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके जीवन के बारे में। ना सिर्फ़ उनके बारे में पता चले बल्कि ये भी पता चले कि वो किस हालात में काम करते हैं। तो ये अगर हमने ये शो अच्छे से बना दिया और अच्छे से परफ़ॉर्म कर दिया तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है या लोग इसे बहुत पसंद कर सकते हैं, इस नई चीज़ को। तो इस पूरे मिशन के साथ, इस गोल के साथ हमने शुरुआत की। नहीं, वो आपका गोल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दर्शकों ने बहुत अटेंशन दी, बहुत प्यार मिल रहा है। हर आदमी जुड़ के समझ, क्योंकि इसके लिए भी एक नई चीज़ है। पुलिस का किरदार आपने, एक ऑफ़िसर का किरदार कई फ़िल्मों में, कई प्रोजेक्ट में निभाया है, लेकिन एक अंडर कवर पुलिस ऑफ़िसर का किरदार निभा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ा फ़्लो में चल रहे हैं। ये जो ज़िंदगी है, उन दोनों का परस्पर मेल, जो जो इसमें किरदार है, पुलिस का किरदार है, बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने अडॉप्ट किया। तो अगर आप इंटेलिजेंट को देखें, टास्क फ़ोर्स को देखें, तो क्या इसी तरह से काम करती है? आपने इस किरदार के लिए तो कहाँ से इस ब्रीफिंग ली थी? जी, जी। बहुत सारी ब्रीफिंग तो जो हमारे आर&डी वाले हैं हमारे ऑफ़िस में, वो लोग बहुत सारी आर&डी जो है वो लोग करते हैं और उनके साथ में आप बैठ सकते हो या फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी उस पूरी आर&डी से वाकिफ़ होते हैं, तो जो भी सवाल होते हैं हमारे, वो उनके साथ बैठ के हम करते हैं। या उनके साथ जो मीटिंग जो होती है वो सारे के सारे दृष्टिकोण पे होती है, वो सारी मीटिंग आर&डी को लेके। और उसके अलावा आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी है, आपने आपका साबका ऐसे लोगों से पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और चूँकि जिस तरह का व्यक्ति मैं रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में बहुत समय बिताता हूँ, उनको सुनता बहुत हूँ, उनके बीच उनकी जानकारी इकट्ठा करने में यकीन रखता हूँ। उसके कारण भी मेरी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है जब भी मैं कोई किरदार करने जाता हूँ। तो आर&डी आपके अगर स्वभाव का हिस्सा है, तो शायद ही कोई किरदार है जिसकी आर&डी आपने पहले से नहीं करके रखी है। तो ऐसे बहुत सारे रॉ के एजेंट, बहुत सारे आपको इंटेलिजेंस एजेंट, एनआईए वाले मेरे जानने वाले लोग रहे हैं या इनके साथ कभी मिलना हुआ है, उनके साथ कभी डिनर करना हुआ है। उनको सुना बहुत है, उनको जाना बहुत है, तो कोई भी चीज़ ऐसी होती थी जिसके बारे में कुछ नया कुछ जानना होता था, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। ये जो बड़ी इन्फॉर्मल सी जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, वो बड़ी इन्फॉर्मल होती है, जिसमें कि हम कोई समय तारीख तय नहीं करते हैं और उस समय तारीख और जगह पे हम मिलते नहीं हैं। वो लगातार जिज्ञासा उठती रहती है जैसे-जैसे आप प्रिपेयर करते हो कैरेक्टर को और जैसे-जैसे सवाल आते हैं, वैसे-वैसे आप किसी को फ़ोन करते हो या तो डायरेक्टर को या जो ऑफ़िस का जो आर&डी वाला है या फिर डायरेक्टली जो किसी को अगर आप जानते हो, तो उनसे आप बात कर लेते हो। जी। सीज़न 2 की अगर बात करें तो इसमें लैंग्वेज भी है, तमिल, तेलुगु भी बोली गई है।
आपने भी इस तरह की फ़िल्में की हैं, कई लैंग्वेज में फ़िल्में की, तो मुश्किल नहीं हो रही होगी समझने में, वहाँ पे जब उन कलाकारों के साथ काम कर रहे होंगे? नहीं, मुश्किल होती है, लेकिन उनके उनके डायलॉग्स को अगर वो है तो हम जानना चाहते हैं कि भाई आप बोल क्या रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आपके अपने एक्सप्रेशंस और रिस्पॉन्स तय होते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात ये होती है कि जब आप पैन इंडिया की बात करो, तो क्योंकि इंडिया में सिर्फ हिंदी नहीं है, ये हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं है। और तमिलनाडु इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, रेवेन्यू के हिसाब से भी, और तेलुगु इंडस्ट्री भी उतनी ही बड़ी है, शायद बहुत ज़्यादा बड़ी। तो जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो तो इनके अपने तक काम करने के तरीके, तौर तरीके, इनके ह्यूमर, इनकी बातचीत, इनके स्वभाव, इनका फूड हैबिट, इनका कल्चर, इन सब के बारे में आप अपनी तरफ से छानबीन करते हो, खोजबीन करते हो, और उनके साथ एक तालमेल बिठाने की हमेशा कोशिश रहती है। अंततः आपको ये जो पूरा अनुभव रहता है, वो बड़ा सुखमय हो जाता है। जब आप उनके साथ चेन्नई की गलियों में घूम रहे होते हैं, एक अच्छे खाने की जगह को ढूँढने के लिए, वो जो पूरी यात्रा है, वो अपने आप में उनके साथ में बड़ी यादगार हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है शूटिंग का एक्सपीरियंस आप इतने दिनों से 26-28 साल से आप इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और फ़िल्मों के बाद जब आप ओटीटी के अखाड़े में उतरे हैं, वहाँ पे भी अवार्ड्स अपने नाम पे कर लिए हैं। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में मतलब ओटीटी एक सवाल ये भी है मेरा कि फ़िल्मों से कितना अलग है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म एक कलाकार के लिए इस कोरोना काल में क्या जीवन दान है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म? इस कोरोना काल में जीवनदान इसलिए भी रहा है क्योंकि हमने इसकी शूटिंग पहले कर ली थी, और आगे हम शूटिंग कर पाएँ और कोई इंडस्ट्री फिर से बिज़ी हो, लोगों की रोज़ी-रोटी फिर से लोग रोज़ी-रोटी कमाना शुरू करें। उसके लिए ज़रूरी है कि कोरोना जो है वो धीरे-धीरे समाज से ख़त्म हो, और वैक्सीन बहुत ज़्यादा होप दे रहा है। इस दौरान में मनोरंजन के लिए साधन जो है सिर्फ़ दर्शकों के लिए ओटीटी रहा है। लेकिन हम लगातार कंटेंट क्रिएट करते रहें, इसके लिए भी कोरोना का जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो नए कंटेंट बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। दूसरे सीज़न में आप जब आपकी एंट्री हो रही है तो आप टास्क फ़ोर्स छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए हैं। तो तीसरे सीज़न का हिंट तो मिल गया है कि कोरोना के इर्द-गिर्द घूमेगा। तो इस बार क्या होगा? कहीं आप किसी और प्रोफ़ेशन की तरफ जाएँगे या अभी टास्क में ही बने रहेंगे? अभी स्क्रिप्ट हाथ में आने दीजिए अनुराग। फिर मुझे भी पता चलेगा कि मैं किस नौकरी की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ कि जो फाइनल स्क्रिप्ट होगी वो किस तरह की होगी, और किरदार किस तरह का उसका आर्क होगा, किस तरह का ग्राफ होगा। ये वो सब तय करेगा जब राज एंड डीके साहब जो हैं, ये लोग मुझे वो स्क्रिप्ट देंगे मेरे हाथ में। जी के मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आप आवाम के लिए जो फैमिली 2 सीज़न 1 और 2 को दोनों को बहुत सारा प्यार मिला है, सीज़न 3 का भी इंतज़ार है, लोग अनाउंसमेंट भी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे श्रीकांत तिवारी को प्यार मिला है? सीज़न 1 में जो सीरीज़ को और श्रीकांत तिवारी को जितना प्यार मिला, हमें लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा है किसी भी मापदंड से। लेकिन सीज़न 1 में और सीज़न 2 में जो मिल रहा है वो ऐतिहासिक है। ऐसा प्यार किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया था किसी भी फ़िल्म मेकर ने, किसी भी एक्टर ने ओटीटी पे। और हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के में जो है हम यात्री हैं और हम इसमें से जुड़े हुए हैं। हम सब उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं और इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे सीज़न 3 में हम चाहते हैं कि हम तो पूरी कोशिश करने वाले हैं कि हम अच्छा ही काम करें, जैसा कि हम करते आए हैं। बस लोगों का प्यार मिलता रहे, इसी के लिए हम पूरी जोड़-तोड़ लगाएँगे कि अच्छा काम लोगों तक पहुँचाएँ। बाकी वो कहाँ तक और किस हद तक उसको लेके जाते हैं, ये लोगों के हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में। हम आपकी बात ज़रूर पहुँचाएँगे। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच।